सुप्रभात बच्चों। अपना पाठ था दादी माँ, जो कि शिव प्रसाद सिंह जी की एक कहानी थी, वो हमने पढ़ी। पाठ के जो शब्दार्थ थे वो हमने जाने, पाठ में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए थे वो हमने किए। अभी हम पाठ से गद्यांश आधारित प्रश्न है वो कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको एक गद्यांश भेजा था, उससे संबंधित 5 प्रश्न भेजे थे। बहुत सारे बच्चों ने उनके सही जवाब हैं वो लिखकर मेरे को भेजे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आज भी आप इस गद्यांश को पढ़कर, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उनके सही जवाब हैं वो आप सोचकर लिखने का प्रयास करोगे। तो क्योंकि हमारे पेपर के अंदर हर पाठ से पठित और अपठित गद्यांशों में एक गद्यांश है वो पठित से आता है और एक अपठित से आता है। तो उसी का अभ्यास के अंतर्गत हम इस पाठ से दूसरा गद्यांश है वो आज कर रहे हैं। तो इसमें दादी माँ जो पाठ है उसका एक अंश लिया गया है, एक पैराग्राफ लिया गया है, एक अनुच्छेद लिया गया है, उसमें से 5 प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो इस पैराग्राफ को, इस अनुच्छेद को आपको 2-3 बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के फिर समझ के इनके उत्तर हैं वो आपको लिखने हैं। ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे दिया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और मान लो यहाँ देखने में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो पहले मैंने आपको पाठ का PDF वर्जन भेजा था, तो वहाँ से ये मिला लेना। किशन भैया यहाँ से शुरू होता है और फसल कटेगी यहाँ पे पैराग्राफ समाप्त होता है। तो वहाँ से पैराग्राफ देख के और फिर इन 5 प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने का प्रयास करना और मुझे भेजना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो भेजें। अभी कम बच्चे हैं वो रिप्लाई दे रहे हैं। तो पहले तो आप सब बच्चों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। जो बच्चा ऑनलाइन क्लास से ले रहा है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यस लिखे कि यस सर, तो मेरे को पता चले कि कौन बच्चा है वो ऑनलाइन क्लास से ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। अभी 4-5 बच्चों के जवाब आ रहे हैं, सबके नहीं आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पैराग्राफ आप पढ़ के और सभी प्रश्नों के उत्तर दोगे और आप अपनी उपस्थिति है वो दर्ज करवाओगे। क्योंकि जो चीज़ें करवाई जा रही हैं वो दोबारा होंगी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अपना टाइम निकला जा रहा है लॉकडाउन की वजह से, और फिर स्कूल का टाइम है वो कम बचेगा और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर समय मिलेगा तो इन चीज़ों को हम रिवाइज़ करवाएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे। लेकिन समय नहीं मिलेगा तो आपको ये ऑनलाइन जो क्लासें चल रही हैं इसमें जो आपने पढ़ा है उसी के आधार पे आपको अपनी तैयारी है वो रखनी है। तो आप ध्यान लगा के अच्छे से आपको पढ़ना है और जो चीज़ पूछी जा रही है उसका जवाब देना है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो दोबारा आप पूछ सकते हो, 1 बार 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहले मैं पैराग्राफ पढ़ के आपको सुना देता हूँ। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। 100 न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने 1 पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो ये देखो पैराग्राफ है पाठ से संबंधित। तो इसमें किशन भैया की जब शादी होती है तो दादी माँ वो कई दिनों घर से बाहर नहीं निकलती है। तो आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो पूछती हैं कि दादी माँ आजकल तो क्या हो गया, घर से बाहर ही नहीं निकलती हो, बाहर नहीं आती हो। तो वो उनको बताती हैं कि क्या बताएं बहन,
बुरा मत मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। कार प्रयोजन का मतलब है कि घर में कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो मुझे तो टाइम ही नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है। अब लेखक कहते हैं कि वैसे दादी माँ कुछ ज़्यादा करती नहीं थी घर में, लेकिन अगर कोई भी काम होता था तो दादी माँ अगर समय पे नहीं पहुँचती तो वो विलम्ब का कारण बन जाता था, क्योंकि हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में दादी माँ की उपस्थिति थी, वो ज़रूरी थी। अब एक घटनाक्रम का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि लेखक हैं वो बाहर से घर आते हैं तो देखते हैं कि दादी माँ किसी पे बिगड़ रही है, और वो बिगड़ रही हैं किस पे, किसका नाम आया इसमें, रामी की चाची। रामी की चाची पे बिगड़ रही है। रामी की चाची को उन्होंने कुछ पैसे दे रखे हैं उधार, और उन्हें कह रही हैं कि भैया हमारे पैसे हैं वो चुकाओ। तो वो कहती है कि जब फसल कटेगी तब दूंगी। तो दादी माँ कहने लगती है कि तेरे लिए कोई दूसरी फसल थोड़ी कटेगी, एक फसल तो कट गई है और वो आपने निकाल भी ली है, उसको बेच भी दिया और मेरे पैसे नहीं दे रही हो। इस प्रकार से दादी माँ उनको डांट रही है। अब देखो दादी माँ हैं वो डांटती भी हैं, लेकिन पाठ में जैसे आया है कि जब ये रामी की चाची की बेटी की शादी होती है तो उसमें उनके पैसे हैं वो भी माफ़ कर देती है और उनकी मदद भी करती हैं। और वैसे स्वभाव से बहुत अच्छी है। गांव में कोई बीमार हो जाता है तो अपना उनका जो ज्ञान है, जड़ी बूटियों का जो उनको ज्ञान है, उसके आधार पे उनका इलाज करती हैं। लेखक कहते हैं कि एक बार मैं बीमार हो गया था तो दिन रात मेरी सेवा में दादी माँ लगी रहती थी। तो वैसे स्वभाव में बुरी नहीं है दादी माँ, लेकिन उन्होंने जो पैसे ले रखे हैं वो वापस नहीं दिए, तो इसलिए दादी माँ को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो उसी बारे में इस पैराग्राफ में, इस अनुच्छेद में कहा गया है। अब देखो इसमें 5 प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। पहले, दोपहर में घर पहुंचने पर लेखक ने क्या देखा। तो ये आप ढूंढ सकते हो। देखो जब लेखक दोपहर घर में आते हैं तो क्या हो रहा है। अब इस पैराग्राफ को आप 2 या 3 बार पढ़ सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि लेखक दोपहर घर में आ रहे हैं तो उस टाइम घर में क्या हो रहा है, वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। कार प्रयोजन का घर किसका था। तो दादी माँ कहती हैं कि भाई मैं बाहर इसलिए नहीं आती हूँ कि कार प्रयोजन का घर है। तो बताना आपको कि कार प्रयोजन का घर किसका था, रामी की चाची का था या फिर लेखक का था या किसी और पड़ोसी का था, तो बताना है। दादी माँ धन्नों पर क्यों बिगड़ रही थी। अब रामी की चाची हैं धन्नो, उन पे दादी माँ बिगड़ रही थी, तो उसका कारण भी इस पैराग्राफ में आया है कि उनका बिगड़ने का कारण क्या था। बिल्कुल आराम से पढ़ के इसको लिख सकते हैं। दादी माँ की खुशी का क्या कारण था। अब दादी माँ खुश क्यों हो रही थी, ऐसा घर में क्या हो गया था कि दादी माँ बड़ी खुश हो रही हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल रही हैं। तो आप इसको पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि दादी माँ की खुशी का क्या कारण है, तो वो लिख सकते हो। दादी माँ के बारे में सब लोगों को क्या मालूम था। अब ये भी आप पैराग्राफ को पढ़ने पे आपके समझ में आ जाएगा कि दादी माँ के बारे में सब लोगों को क्या मालूम था, कि दादी माँ क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं, कैसी है। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा बड़े नहीं लिखने हैं, छोटे लिखने हैं आपको। और आप जो मेरे को उत्तर भेज रहे हो उसमें वर्तनी संबंधी बहुत अशुद्धियाँ करते हो और लिखते भी बड़ी जल्दबाजी में हो। बहुत ज़्यादा काम आपको दे नहीं रहे हैं, थोड़ा सा काम दे रहे हैं, तो इतनी जल्दबाजी क्यों। बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में आप लिखने का प्रयास करो, और जहाँ आपको लगे कि ये वर्तनी मेरी गलत हो सकती है तो उसको देख लिया करो किताब में, और शुद्ध वर्तनी लिखने का अभ्यास करो। क्योंकि 2-4 बार एक शब्द की अगर वर्तनी आप शुद्ध लिखोगे तो आपको उस शब्द की वर्तनी है वो याद हो जाएगी और आप उसको हमेशा के लिए शुद्ध लिखना सीख जाओगे। और अगर एक बार आपने उस स्पेलिंग को गलत लिखना शुरू कर दिया तो आप उसको गलत ही लिखते जाओगे। तो भाषा के अंतर्गत चाहे वो हिंदी भाषा हो या इंग्लिश हो, कोई सी भी हो, इसमें स्पेलिंग या वर्तनी का बहुत महत्व होता है। अब हम स्कूल की स्पेलिंग लिखते हैं, हम मान लो कि स्कूल की स्पेलिंग के अंदर कोई एरर कर देते हैं, SCHOOL, मान लो कि उसमें डबल ओ की जगह केवल एक ओ लगा दिया और एल लगा दिया, तो क्या उसका मीनिंग स्कूल होगा, विद्यालय होगा। तो जैसे हम अंग्रेजी की स्पेलिंग है उनको याद करते हैं, सही लिखते हैं,
उसी प्रकार से हिंदी की स्पेलिंग है उनका भी अपना महत्व होता है और उसी प्रकार से उसको पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से उनका अर्थ भी निकलता है। तो आपको सही वर्तनी पे बहुत ध्यान देना है। जो भी आप लिखते हो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा करें और शुद्ध वर्तनी में लिखा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर है वो भेजें। ऑनलाइन क्लासें हैं वो अटेंड करें। अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, जो आपको भेजा जा रहा है उसको नहीं देख रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत होगी बाद में। वही है ना कि अगर सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाया तो बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, समझने में दिक्कत होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासें वो अटेंड करें। अब ऐसे ही ना समझें कि बस यूँ ही हो रहा है। ये आपके लिए लेसन तैयार करने में आपके टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत का आनंद तभी आता है कि आप उसमें कुछ सीखो, उससे कुछ ज्ञान अर्जन करो। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी पाठ आपको अभी तक पढ़ाए गए हैं, दूसरा लेसन अपना चल रहा है, तो उनको रिवाइज करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न है वो करेंगे। और जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ जो मेरे को भेजने हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप पे लगातार भेजते रहेंगे। मैं आपको उनके रिप्लाई हैं उसमें जो सुधार की आवश्यकता है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप इस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ के सभी प्रश्नों के उत्तर वो सुंदर हैंडराइटिंग में मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे भेजेंगे। और आगे भी जो क्लासें हैं वो लगातार है वो अटेंड करते रहेंगे। जो अभिभावक महोदय हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि भी बच्चों का टाइम टेबल है वो निर्धारित हो चुका है। 1 बजे तक इनकी क्लासें हैं वो चलेंगी। रोज़ाना इनके सब्जेक्ट वाइज है वो पीरियड है वो चलेंगे। तो आपके निर्देशन में बच्चों को मोबाइल दें और इनको पढ़ने का अवसर दें। 1 बजे तक आपको सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके लेसन है वो मिल जाएंगे। तो उस टाइम तक आप अगर बीच में टाइम हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो 1 बजे के बाद में आपके पास में सभी लेसन आ जाएंगे। तो उसके बाद में बैठकर 1-1 घंटा आप सभी सब्जेक्ट का है वो जो भी काम आपको दिया गया है, जो लेसन पढ़ने को दिया गया है, जो वीडियो आपको देखना है वो देख सकते हैं। पर जो भी आपको काम करना है वो अपने अभिभावक, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करना है। वो पढ़ाई लगातार आपको जारी रखनी है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, हंसते खेलते रहना है, मुस्कुराते रहना है। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।